अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के रेलिवेंट पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है 9 पॉइंट सेंटर। 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि द सेंटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, ये जो ब्रैकेट वाला है मैं उसका भी लाइज ऑन ओपी। ओपी मीन के एक लाइन है जो सर्कल में से यानी कि आप खुद सोचें कि एक ओरिजिन से पी पॉइंट तक है एंड बाइसेक्ट इट, और उसे बाइसेक्ट करती है व्हेन ओ एंड पी आर द ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। याद रखेंगे कि जो व्हेन ओ एंड पी आर, ओ जो है वो ऑर्थो सेंटर है और पी जो है वो सरकम सेंटर है। तो ये दोनों अगर किसी ट्राइंगल के दो पॉइंट्स हैं तो अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनकी हम बात करें। आल्सो द रेडियस ऑफ द 9 पॉइंट सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अ सरकम सर्कल। ये जो है, चलें इस पॉइंट्स को आपको जहाँ तक इसकी समझ आई इट्स ओके, अगर नहीं भी आई तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। हम आगे चलते हैं चूँकि हम सर्कल के बजाय हम अभी फोकस करने जा रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। रिलेशन इन ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में जो रिलेशन है या 9 पॉइंट सेंटर और जो हम सेंट्रोड है और सरकम सेंटर है, ये जो कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपने छोटी क्लास में पढ़े होते हैं लेकिन उस वक्त आपको पता नहीं होता। ये मैं जब कहीं लिख रहा हूँगा तो मैं आपको ये लिख के ड्रा करके इसकी फिगर भी दिखाऊँ साथ, तो आपको अच्छी समझ आएगी। लेकिन मैं इस पर भी नीचे जाके फोकस करूँगा इसके बारे में। वैसे आपको एक बात बता देता हूँ जो आपने की पॉइंट के लिए याद रख लें कि यहाँ लिखा हुआ है द ऑर्थो सेंटर द 9 पॉइंट सेंटर। अब बात क्या हो रही है, एक है ऑर्थो सेंटर, एक है 9 पॉइंट सेंटर एंड सेंट्रोड एंड द सरकम सेंटर थ्रू देयरफॉर ऑल लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड जो सेंट्रोड डिवाइड द ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1 से इसे डिवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है ये पता नहीं ऑर्थो सेंटर हो गया जी, उसके साथ साथ सेंट्रोड हो गया और उसके बाद सरकम सेंटर हो गया। मैं फिर पहले भी बता चुका हूँ कि ये पॉइंट्स जो है मैं आपको ड्रा करके किसी और वीडियो में इसको दिखाऊंगा। यहाँ पे जस्ट आप इनको अगर इनके नाम ही पता है कि ये चीज़ें होती हैं तो इट इनफ है, यानी आपने नाम तो सुने हुए हैं। हम चूँकि आगे जा रहे हैं, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो 21.7 है, ये जो पॉइंट है 21.7 ये असल में हमारा असल पॉइंट है स्ट्रेट लाइन के रेलिवेंट। ऊपर जो था वो स्ट्रेट लाइन तो था लेकिन ये कि उसमें हम यहाँ से आपने ये पॉइंट को समझना शुरू करना है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 गिवन पॉइंट्स, ये आपका टॉपिक है। यानी कि अगर 3 पॉइंट दिए हों और कहा जाए कि क्या ये कोलिनियर हैं तो उसके लिए क्या चेक किया जाता है। 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे को कहता है कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स दिए हों और आपने चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं हैं, तो सबसे पहला है कि वो कोलिनियर तब होंगे, पहली कंडीशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 0। उनका जो एरिया लें ट्राइंगल का तो वो 0 निकले। फिर स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC, तीनों की स्लोप एक जितनी हो, एक जैसी हो। और फिर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B प्लस, यानी A से B तक डिस्टेंस और फिर B से C तक और फिर A से C तक, यानी आपको आपके जहन में एक फिगर बना लें, ट्राइंगल बना लें और लिखें A to B प्लस B to C प्लस A to G। तो ये सब के डिस्टेंस इक्वल होते हैं, सबकी स्लोप सेम होती है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स इफ थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हैं कोलिनियर के बारे में, ये चारों आपको पते हों। ऑब्जेक्टिव में कोई एक भी अगर किसी तरीके से आ जाता है तो आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो। नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो 0 होता है अगर पॉइंट्स क्या हों कोलिनियर। नंबर 2, सब साइडों की स्लोप्स जो होती है वो बराबर होती है। नंबर 3, उनके दरमियान डिस्टेंस भी बराबर होते हैं। और नंबर 4, जब आप क्या करते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट, यानी कि कोई 2 पॉइंट्स में से आपने लाइन निकाली है। इफ थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन देन 3 पॉइंट आर कोलिनियर। यानी आपने पहले AB निकालना है, AB निकाल के उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी जगह आपने तीसरा पॉइंट पुट करना है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, कोलिनियर है। तो ये जो पॉइंट था 21.7 जो आप देख रहे हैं, ये इसमें ये कहा जा रहा है आपसे कि आप लोग को कोलिनियरिटी के ये 4 पॉइंट होते हैं।
असल में एग्जाम में जो है ना स्टूडेंट ने कोई एक चीज़ पढ़ी होती है और वो फिर सोचता है कि कोलिनियरिटी की खाली यही कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो हमारी कोशिश यही है कि हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करें एक टॉपिक के लिहाज से। उसके बाद है लोकस क्या होता है स्टूडेंट। लोकस का जो यहाँ पे मीनिंग लिया जा रहा है क्या है, बेसिकली लोकस एक रास्ता है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रीड कर देता हूँ, आपने इसको समझना है क्योंकि MCQs में जब ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो प्रॉब्लम ना आए। द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज द पाथ ट्रेस आउट बाय दैट पॉइंट अंडर वन और मोर गिवन कंडीशन। अब ये होता है कि यानी लोकस वो वाला रास्ता होता है जिसके ऊपर कोई पॉइंट गुजरता है, मूविंग पॉइंट। अब मूविंग पॉइंट मीन कि जैसे मैं सपोज ये एक मिसाल लेता हूँ कि एक स्टूडेंट है वो हरकत कर रहा है। अब हरकत करते हुए जिस रास्ते पे वो हरकत कर रहा है मैं वहां पे पीछे चूना फेंकता हुआ जा रहा हूँ। अब ये कि वो एक आप देखेंगे वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो एक रास्ता सा बन जाएगा जहाँ पे आपने वो उसके पीछे जो चूना फेंक दिया, यानी वाइट सा वो दिखाई दे रहा है। तो अब वो जो रास्ता है उस रास्ते को हम लोग लोकस कहते हैं। और लोकस जब भी होता है ये अंडर सम कंडीशन होता है, कंडीशन भी उसके ऊपर लगी होती है। मतलब ये कि आपको कंडीशन ये है कि जैसे मैं कि एक स्टूडेंट से कहता हूँ कि वो यहाँ से जो है ना फलां जगह पे जाए, तो कंडीशन उसके ऊपर लगा दी कि यहाँ से आपने फलां मार्केट में जाना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप जहां मर्जी चले जाओ। तो इसलिए लोकस का जब पता करते हैं उसके ऊपर कंडीशन भी होती है। अगली लाइन में देखें, हाउ टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट। अब ये जो है ना पहला है कि लोकस क्या है, अब आगे बताया गया कि लोकस निकालते कैसे हैं। तो ये तरीका देखें इसका, लेट x1 y1, आपको कोई पॉइंट दिया होगा, बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पॉइंट p, यानी जो p पॉइंट मूव कर रहा है उसकी वैल्यू x1 और y1 है। Now applying the geometrical condition on x1 y1, this gives a relation between x1 and y1. Now replace x1 by x and y1 by y in the element and resulting equation would be the equation of a locus। तो अब यहाँ से आप क्या समझे हैं, यानी लोकस के बारे में हमने ये कहा कि लोकस क्या है, आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं कि लोकस क्या है। द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज द पाथ, ये पाथ है ट्रेस आउट बाय द पॉइंट अंडर वन और मोर गिवन कंडीशन। एक तो उसके ऊपर कंडीशन है, एक हो सकती है एक से ज्यादा हो सकती है। उसके बाद है हाउ टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो आपने कहा कि अगर कोई पॉइंट हमें जो पॉइंट मूव कर रहा होता है एक्स, तो उसकी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, यानी x1 y1। नाउ अप्लाइंग द ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑन x1 y1, उनके ऊपर ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाते हैं। फिर हम कहते हैं द गिवन रिलेशन बिटवीन x1 एंड y1। नाउ रिप्लेस x1 by x and y1 by y, then the element of the resulting equation would be the equation of a locus। यानी फिर जहाँ पे x1 होता है, जहाँ y1 होता है, x1 की जगह x लिख देते हैं, y1 की जगह y लिख देते हैं, तो एक जनरल इक्वेशन जो नज़र आती है हमें, यानी कि पहले आपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया और उसके बाद x1 y1 की जगह xy लिख दिया, तो इस तरीके से लोकस निकाला जाता है। ये चीज़ें थोड़ी सी आप आगे जाके प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे सवाल घुमा फिरा के पूछे जाएँ तो आपको समझ हों। एट द एंड में इसकी समरी भी आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 रिलेटिव टू अ गिवन लाइन। अच्छा, पोजीशन का क्या मतलब होता है, जैसे स्टूडेंट आपको एक लाइन दी हुई हो, जैसे ये एक लाइन है, ये याद रखना ये क्या एक लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, और ये जो है जिसके अंदर वैल्यू रखी होती है, ये जो है एक ये दी हुई है, ये एक तो पॉइंट दिया होता, पॉइंट ये और ये आर द सेम साइड ऑफ द लाइन। अब आपको एक लाइन दी होगी, इस तरह की इक्वेशन दी होगी और इस तरह के कोई दो पॉइंट दे दिए जाएंगे। अब आपसे कहा जाएगा कि आपने करना क्या है कि यानी कि लाइन आपको पता है, लाइन एक दरमियान में एक लाइन खींचें, तो अगर आप कहें कि पॉइंट दोनों सेम साइड ऑफ लाइन हो, यानी आप ये समझते हैं कि जैसे मैं खड़ा हूँ और मेरी दाएं तरफ एक बंदा खड़ा है और एक बाएं तरफ खड़ा है, तो मुझे कैसे पता चलता है कि मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कोई बंदा मौजूद है। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद मेरी लेफ्ट साइड पे दोनों बंदे हों, ये भी हो सकता है मेरी राइट साइड पे दोनों बंदे हों। तो इसका पता लगाने का तरीका ये होता है कि जो पॉइंट हमें दिए होते हैं उन पॉइंट्स की रेशो लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो वो दोनों सेम साइड पे होते हैं, सेम साइड मीन एक ही साइड पे पॉइंट्स होते हैं, और अगर नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद है आपसे पूछा जाएगा कि एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता है, तो आप कहते हैं एंगल निकालने के लिए उसका फार्मूला है tan इनवर्स mod ऑफ m1 माइनस m2
1 प्लस M1 M2, ये नीचे जो है ना 1 लिखा हुआ है, आपको आई टाइप नज़र आ रहा है, लेकिन ये फार्मूले में आपको M1 M2 जो है ना स्लोप है, ये आपको दी होगी, आपने ये फार्मूला लगाना है और यहाँ से आपने क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइनों के दरमियान। यानी इसका मतलब है अगर आपको लाइनें दी हुई हों तो पहले आप उनकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकाल के फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद देखें नीचे क्वाड्रेटिक 2 क्वाड्रेटियाँ दी गई हैं। पहली जो क्वाड्रेटिक है इसके अंदर कहा गया है कि आपको इफ टू लाइंस हुज स्लोप आर M1 एंड M2 आर पैरेलल, आप याद रखें स्लोप पैरेलल तभी होती है जब क्या होगा, M1 इक्वल टू M2 होगा। लेकिन इसके ऊपर ये 3 कंडीशनें होती हैं स्टूडेंट, यानी ये सारे पॉइंट आपको पता हों, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। यानी कि अगर स्लोप क्या होगी, पैरेलल होगी, तो उसकी सूरत में थीटा भी 0 होगा, टेन थीटा भी 0 होगा और M1 इक्वल टू M2 होगा। नंबर 2 में इफ टू लाइंस हो स्लोप आर दिस, अगर वो परपेंडिकुलर होंगी तो थीटा जो है वो π/2 होगा या -π/2 होगा, एक कंडीशन। कॉट थीटा की वैल्यू 0 होगी और M1 M2 इक्वल टू -1 होगा। तो ये आपने याद रखने हैं ये पॉइंट्स। उसके बाद है स्टूडेंट, यानी नीचे दिया गया है कि 2 लाइंस बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, अगर 2 लाइनों की इक्वेशनें दी हुई हों तो पहली कंडीशन होती है वो पैरेलल होती हैं। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो, इसे स्लोप्स आर इक्वल, यानी कि ये पहले पॉइंट्स है A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ये चूंकि आपको जो इक्वेशन दी होगी उसमें आपने पहले x के जो कोफिशिएंट है उनकी रेशियो लेनी है और y के कोफिशिएंट की रेशियो लेनी है। अगर वो दोनों इक्वल हुए, एक नंबर 2 परपेंडिकुलर होंगे, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 हो, तो यानी कि इसमें ऑफ देयर स्लोप इज -1, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1 हो, ये कंडीशन है। तीसरी है आइडेंटिकल इफ A1/A2 B1/B2 C1/C2 कंपेयर विद द कोऑर्डिनेट इन 1, यानी कि आपको जो इक्वेशनें दी होंगी उनमें पहले x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का रेशियो लेंगे। अगर तीनों इक्वल आ गए तो हम इसे क्या कहेंगे, जो हमें इक्वेशनें दी हुई हैं वो आइडेंटिकल हैं। अब हमारे पास पहला सवाल है, आइडेंटिकल मीन टू से सेम ही है। अच्छा, सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि हमें अगर 2 लाइनें दी हों तो वो पैरेलल कब होती हैं, वो परपेंडिकुलर कब होती हैं और वो आइडेंटिकल कब होती हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, ये आपने देखा है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, आपको यहाँ पे कहा गया है कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन हो तो कैसे निकाली जाती है। द इक्वेशन लाइन पैरेलल टू दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस वेयर k इज एनी नंबर। तो हम ये कह रहे हैं कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इस तरह ही लिखी जाती है, यानी c है या जैसे k है, इससे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अगर वो पैरेलल टू गिवन लाइन हो तो ये बिल्कुल सेम है, जस्ट फर्क पड़ता है, जैसे यहाँ c है और वहाँ पे k है। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये परपेंडिकुलर है किसी लाइन के, तो कैसे पता करते हैं, तो आप कहते हैं द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस इज ऑफ द फॉर्म, इसको हम लिखते हैं bx - ay प्लस k इक्वल टू 0। आप गौर से देखें तो b जो है वो पहले आ गया है और जो आपके पास a जो वाला कोफिशिएंट दूसरा और c की जगह जो है वो कांस्टेंट को चेंज हो गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपसे कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दे के कहा जाए कि इसकी परपेंडिकुलर लाइन निकालें, तो आप डायरेक्ट से पता कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कोफिशिएंट बदल चुके हैं। x के साथ b आ जाता है, b मीन जो y वाला कोफिशिएंट, और जो y वाला कोफिशिएंट होता है वो x के यानी y वाले के x y वाले कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं और कांस्टेंट जो है कुछ और भी आ सकता है। उसके बाद है ये जो कि एग्जाम में जब सवाल पूछा जाएगा आपसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, तो बिल्कुल आपको वहाँ टाइम नहीं होगा निकालने का, आपको सिर्फ ट्रिक यूज करनी है। 21.13 जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन जो है, ये आपसे पूछा जाए कि यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन क्या होती है, तो आप उसका ये फार्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई √a² प्लस b²। उसके बाद है पॉइंट नंबर 14 है इस लाइन में से डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइनों के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड का फार्मूला लिखा हुआ है, यानी c1 - c/a² प्लस b², मतलब यहाँ पे जो टर्म दी होगी यानी उसको पिछले की कांस्टेंट टर्म में से माइनस कर देना है और बाकी जो है नीचे a और b जो है
वो उनका स्केल लेके अंडर रूट रखना है। और सेकंड मेथड जो है उसमें है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी वन ऑफ द पॉइंट इन गिवन लाइन, यानी कि किसी एक के कोऑर्डिनेट फाइंड करें और प्रोबेबली पुटिंग कर दें, फिर एक्स की जगह 0 या वाई की जगह 0 को एक पुट करें। देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द अदर लाइन इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो फिर ये प्रोसेस हमने करना होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जो होता है फ्रॉम द अदर लाइन, जो दूसरी लाइन से है, इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। वो जो यानी कि आपसे एक आ जाता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है अ डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, तो उस तरीके से आगे कुछ हमने इसे सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, आपके कुछ पॉइंट होंगे यहाँ पे जो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन आप फोकस करेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि हम लाइन के बारे में तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हम बाकी भी पढ़ेंगे, प्लेन के बारे में, हाइपरबोला, इलिप्स और आर्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद टू लाइन। आपसे कहा जाए कि एक लाइन जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है विद टू लाइन, तो उसका ये फार्मूला होगा, ये आप देख रहे हैं m1 माइनस m डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m इक्वल टू m2 माइनस m डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m। याद रखें यहाँ पे m1 m2 जो है, ये जो आपको दो लाइनें दी होंगी उनकी स्लोप को शो करता है। तो यहाँ ऊपर क्वेश्चन ये अ लाइन, एक लाइन है इक्वली इंक्लाइंड विद टू लाइन, तो इसका मतलब है कि एक लाइन जो है उसकी स्लोप m है, दूसरी दो लाइनों की स्लोप m1 और m2 है। तो यहाँ पे आपको ये पता हो कि दूसरा जो सबसे मेन इशू होता है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी हो तो आपको स्लोप निकालनी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू x1 y1 मेकिंग एंगल अल्फा विद y इज इक्वल टू mx प्लस cr। अब नीचे कुछ कंडीशन दी हुई है, y माइनस y1 इक्वल टू टेन थीटा माइनस अल्फा x माइनस x1, और y माइनस y1 इक्वल टू टेन थीटा प्लस अल्फा x माइनस x1 और टेन थीटा इज इक्वल टू m। ये कुछ कंडीशन हैं। यहाँ पे टेन थीटा आपको पता होगा ये m होता है, और ये जो अल्फा है ये एंगल है जो बनता है किसके दरमियान, x1 y1 बना रहे होते हैं और किसके साथ बना रहे होते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। उसके बाद है फैमिली ऑफ लाइन, ये आपसे पूछा जाता है फैमिली ऑफ लाइन क्या है। तो फैमिली ऑफ लाइन इसको कहते हैं एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी आप ये देख रहे हैं एनी पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस कैन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ दिस वन, यानी कि आपको देखें इसको हम फैमिली ऑफ लाइन कहते हैं। ये जो इक्वेशन है यानी उनको ना प्लस लिम्डा करके जोड़ देते हैं दो लाइनों को, जैसे ये जुड़ी हुई है, इसको फैमिली ऑफ लाइन कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लाइनें क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंट लाइनें जो होती हैं स्टूडेंट, इसको निकालने के तीन मेथड हैं, जो भी मेथड है आप उन्हें देख लें। ये हमारे पास मेथड है। पहला मेथड हम कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन्स बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली, यानी उनको हल करते हैं आपस में मिला के। ये पॉइंट नंबर 2 होता है, उसमें इस तरह से हम डिटर्मिनेंट से हल करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, यानी मेथड नंबर 3 होता है हमारे पास द कंडीशन ऑफ द लाइन जो होती है P is equal to 0, Q is equal to 0, R is equal to 0 to be congruent is that their constant L, M, N and can be obtained such as I, P, M, Q plus N, R। तो ये हमारे पास जो होता है ये मेथड नंबर 3 होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है द इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर। ये आपके पास इसकी इक्वेशन है, और बाकी भी जो है स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन मैं आपको ये शार्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने डिस्कशन भी करनी होगी क्लास के अंदर का, तो उसमें आपने ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, और ये ताकि हम डिस्कस कर लें। नीचे जाके तो ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हमारा MCQ शुरू हो जाते हैं। यही बेसिक हैं जिनको हमने बस समझना है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट वाला है 20 वाला जो है इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, यानी कि क्या कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर की दो इक्वेशंस हैं, और ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइनों के दरमियान। तो एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, तो इनका रिलेशन जो है वो नीचे आप देख रहे हैं प्लस माइनस के साथ है, और नीचे कंडीशन दी हुई है कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर नेगेटिव होगा, और जो एब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इसके साथ अगर ये नेगेटिव हुआ तो जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा वो पॉजिटिव, और जो एब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है वो नेगेटिव होगा। तो इसको एक्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट वो एंगल जो 90 से कम हो, और जो एब्ट्यूज होता है वो 90 से बड़ा होता है। ये आपको फर्क पता हो। बाकी जो है ना इंशाल्लाह हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।